and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो आज की इस क्लास के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है. तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं इसके अंदर. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और जिस तरीके से हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो पहले हम इस नाम का मतलब समझते थे कि फाइनेंस जहां पर भी नाम आ जाए वहां समझ लीजिए मनी का इन्वॉल्वमेंट है. तो बेसिकली अपने किसी भी कार्य को करने के अंदर अपने पैसों का इन्वॉल्वमेंट, उसकी मैनेजमेंट, उसी को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है. ये मैनेजमेंट जो होती है, टॉप मैनेजमेंट, ये उसी की एक ब्रांच होती है, उसी की एक शाखा होती है जो कि पैसों की आवाजाही या पैसों की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है और अल्टीमेटली उसके ऊपर डिसीजंस भी लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है. तो इट रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव यूज ऑफ मनी. उसमें मनी का मतलब बढ़िया तरीके से यूज होना चाहिए, वेस्टफुल ऑफ मनी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम को करने में. अगर ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं हम तो ऐसी जगह खर्चा करना चाहिए जिससे हमें रेट ऑफ रिटर्न वापस में मिले. जैसे कि ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करना. ट्रेनिंग अभी पढ़ के आए, लास्ट चैप्टर में वही कवर किया था कि ट्रेनिंग के ऊपर किया गया एक्सपेंस कोई वेस्टेज नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको रिटर्न देगी. तो इस जगह पर हमारे मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. अब इसका रोल क्या होता है देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भैया सीधा सा रोल यही है कि जहां मनी आ रही है, समझ लीजिए फिक्स्ड एसेट्स पे काम चल रहा है हमारा, करंट एसेट्स पे काम चल रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे काम चल रहा है, पीएनएल पे काम चल रहा है और हमारे जितने भी हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनके ऊपर काम चल रहा है. करेक्ट, ये समझ में आ गया. यही इसके सारे रूल्स है कि डिटरमिनेशन ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिटरमिनेशन ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, डिटरमिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट. तो इस तरीके से हमारे यहां रूल आ जाते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें मिलता है स्टूडेंट्स वो मिलता है फाइनेंशियल डिसीजन का. कि फाइनेंशियल डिसीजन अगर हम किसके बेस पर लेते हैं तो देखिए जनरली फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है वो तीन कैटेगरी में लिया जाता है. पहला तो आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा आता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन. देखिए इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब यह है कि आप अपने पैसे को कहां खर्च कर रहे हो, यानी कि जो आपने अमाउंट ऑफ मनी अर्न किया है उसके अंदर से आपको कितना इन्वेस्ट करना है जिससे आपको प्रॉफिट मिले या फिर रेट ऑफ रिटर्न एक अच्छा खासा अमाउंट में मिले. ये तो इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात हो गई सीधी सीधी. अब फाइनेंसिंग डिसीजन, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, पैसे का फ्लो कर रहे हैं, आउटफ्लो कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो जा रहा है. और कैसे जा रहा है, बेसिकली इन्वेस्टिंग के रूप में जा रहा है. यहां फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे कौन से सोर्स हैं जिससे हम पैसों को अर्न कर सकते हैं, यानी कि यही सोर्स में खर्च किया जाए जिससे पैसों को कमाया जाए. तो फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि पैसे लाना, कैश इनफ्लो. डिविडेंड डिसीजन का मतलब यह है कि बेसिकली जिन जिन लोगों ने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है उनके डिविडेंड को देना. और बेसिकली कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे. और इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए और लास्ट में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं. तो अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल डिसीजन तीन प्रकार के होते हैं. अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं और ये बेसिकली इनके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं. चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ. हमारे पास हमने बात कर ली है भाई फाइनेंशियल डिसीजन किस किस के बेस पे लेते हैं. अब हम देखते हैं कि वो आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन डिसीजनों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. तो पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की. देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगभग दो तरीकों की होती है, पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं भी कर लीजिए. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कैश फ्लो प्रोजेक्ट कैसा, यानी कैश ज्यादा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है उसके ऊपर. द रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर, यानी कि आपको ठीक ठाक रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तभी तो आप वहां इन्वेस्ट करोगे पैसे. फॉर एग्जांपल आपके पास दो बैंक हैं, एक बैंक है ए, दूसरी बैंक है बी. आपके पास है 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए ए बैंक के पास जमा किए तो वो तो दे रहा है आपको 10% म्यूचुअल फंड, 10% दे रहा है आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे, और दूसरा जो दे रहा है वो दे रहा है सिर्फ 15%. तो आप किसके पास जाओगे, बी वाले के पास जाओगे ना. तो यही द रेट ऑफ रिटर्न बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कैश फ्लो प्रोजेक्ट की तरह. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व ऑल्सो. तो बेसिकली ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट डाले. अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की. तो देखिए स्टूडेंट्स कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं कुछ और बहुत ज्यादा भी महंगे होते हैं, जैसे कि इसलिए इसका कॉस्ट, इसका रिस्क, इसका फ्लोटिंग कॉस्ट, इसकी कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसीडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट डालते हैं. मैं अगर छोटा सा एग्जांपल लूं आपके लिए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, वो इतने ज्यादा महंगे नहीं होते इशू करना जितना इक्विटी होती है. इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाते हैं बेसिकली इशू करना, वो ज्यादा कॉस्ट के हो जाते हैं. तो इसी तरीके से जो हमारे मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें कुछ तो चीपर्स हैं, कुछ क्या है बहुत सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं. तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि उसका कॉस्ट कितना है जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आप ले रहे हैं. नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास डिविडेंड डिसीजन. देखिए डिविडेंड देने का जो रास्ता होता है वो बेसिकली किसके ऊपर होता है, अमाउंट ऑफ अर्निंग के ऊपर होके जाता है. तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, लीगल कॉन्स्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, ये सभी क्या करते हैं, बहुत बड़े इफेक्ट डालते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, डिबेंचर्स होते हैं. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बेसिकली डिविडेंड क्राइटेरिया या डिविडेंड परसेंटेज एक फिक्स्ड होती है कि उतना अमाउंट उनको मिलना ही मिलना है. इसी तरीके से डिबेंचर को हम लॉन्ग टर्म लोन
कंसीडर करते हैं तो उनको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि उनको पहले किया जाता है, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर के पास फंड आता है। तो अल्टीमेटली लीगल कॉन्स्टेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। सो अल्टीमेटली आपको होपफुली समझ में आई होंगी सभी चीजें। मैंने आपको बता दिया भैया क्या फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, 3 भागों में बटा रहता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है हमारा डिविडेंड। इनको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, इनके नाम से समझ में आ रहा है। जो मैंने यहां पढ़ के बताया एक बार आप रीड करके चले जाइए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ जिसका टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, समझते हैं उसको भी। आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर आप थोड़ी इजी भाषा में समझें तो आप ऐसा समझ सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है कि किसी भी खर्चे को करने से पहले या फिर किसी भी पैसे के आने से पहले जो आप उसकी प्लानिंग बना लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जो है एक बहुत बड़ा मुनाफा अर्न करने वाली है और उसमें से आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बहुत सारा, तो आप क्या करोगे, बेसिकली उस पैसे को कहां खर्च करना है ये पता लगाओगे, उस पैसे से कितना कमाना है और ये पता लगाओगे, और साथ में अगर आप उस पैसे को कुछ जरूरत मतलब कुछ चीज उसकी हेल्प लेनी है तो उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो, तो ये सब आप सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके दिमाग में आ जाएंगी। यानी कि पैसे को आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये सब करना क्या है। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आखिर हमें कितने फंड की जरूरत है, आखिर हमें कितने खर्चे की जरूरत है, कितना आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होना चाहिए, और हमारा जो फंड है उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो इसी 3 पॉइंट के ऊपर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड है। आपको याद रखना है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूशन ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ओवरऑल इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो कि इट रेफर टू द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। यानी कि ब्लूप्रिंट टाइप का है ये, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बेसिकली यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट हमें कितनी है और प्रोक्यूरमेंट कितनी होनी चाहिए। अब इसी टॉपिक के अंदर आपको बता रखा है ऑब्जेक्टिव्स और साथ में इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे हर क्लास में कहता हुआ आ रहा हूं कि भले ही कोई पॉइंट समझ में ना आए मगर उसकी हेडिंग आपको याद कर लेनी है, क्योंकि जब आप हेडिंग उसकी याद कर लेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखने बैठेंगे ना तो आप यकीन मानिएगा आप उसका आगे की डेफिनेशन खुद बना लेंगे जब आपको उसके सारे पॉइंट्स याद होंगे। अब आप समझ गए भैया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस को आप याद कर लीजिए, एक भी अगर आप ना लिख पाए तब कहिएगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो हम जान चुके हैं, बारी जो है उसके ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस जानने की है, और कुछ आपने याद कर ली तो 10 तो आप खुद बना दोगे अपने पास से। ठीक है, तो इनको याद जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली है क्या कि ओवरऑल हमारा जो कैपिटल का ढांचा है उसका मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल आपको किसी बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपए लगाने हैं और आपके पास 15 लाख रुपए ही हैं। आपने 15 लाख रुपए आपने लगाए, 5 लाख रुपए का लिया लोन, तो वो क्या हो गया, बोरोअर फंड्स हो गया। जो आपने खुद का पैसा लगाया वो ओनर्स फंड हो गया। तो यही 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, जिसको मिलाकर ओवरऑल हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है। बोरोअर्स फंड्स के अंदर इसलिए आ सकते हैं हमारे डेट्स भी आ सकते हैं, हमारे कैपिटल बेसिकली वो भी आ सकता है, क्या कहते हैं डिवेंचर्स भी आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं, इक्विटी भी आ सकती है, बहुत सब चीज आ सकती है जो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो सब किस में आ जाएंगे, बोरोवर्स फंड्स में आ जाएंगे। और जो आपने अपना पैसा लगाया है वो ओनर्स फंड में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इट रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन ओनर्स एंड बोरोवर्स फंड। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर एक रिलेटिव है कि एक रिलेशन मेंटेन करके रख रहा है ओनर्स फंड में एंड बोरोवर्स फंड में कि भैया आपका इतना पैसा और आपने बाहर से इतना ले रखा है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है फाइनेंशियल लीवरेज। इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने वो पढ़ा है ना अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर, सेम एज वेल एज ऐसी है, आपने पढ़ी थी डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वही फाइनेंशियल लीवरेज से हम थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कितना प्रेजेंस है, ये होता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है, इट रेफर टू द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कवर द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बाय अ बिजनेस। यानी कि ये उस रिस्क को बेसिकली रेफर कर रहा है जो कि एबल नहीं है हम कवर करने के बेसिकली बाय अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये आप समझ के कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब हम जान लेते हैं इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म आपको गिवन होगी, आपकी फुल फॉर्म जान लीजिए। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, EAT का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है उसको समझिए। एनालाइज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है उससे ही स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हूबहू आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे ये बोल दिया जाएगा जैसा अभी एग्जांपल आया तो आपसे बोल दिया जाएगा कि एनालाइज करके दिखाइए, या फिर आपको ये सीधा सीधा एग्जांपल ही दे देंगे आंसर और कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। दोनों बातें हो सकती हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए हमें जैसा कि गिवन था कि EBIT दोनों ने 2-2 लाख रुपए कमाया, सो हमने डाल दिया एक्स कंपनी के अमाउंट में भी और वाई कंपनी के भी। अब देखिए इंटरेस्ट, अब हमें इंटरेस्ट पे करना है 10% का इंटरेस्ट पे करना है,
जिसने लोन लिया होगा वही इंटरेस्ट देगा। लोन किसने लिया था, वाई ने लिया था, वाई ने इंटरेस्ट दे दिया 60,000 रुपये का, 6 लाख का उसने लोन लिया था। अब आ जाइए इनके अमाउंट्स को माइनस कर दीजिए, तो 2 लाख का 2 लाख आ गया, उसमें कोई माइनस नहीं हुआ, 2 लाख में 60 गए, 41 आ गया, कोई बात नहीं। अब आ जाइए हमारा आया ईबीटी का अमाउंट। अब हमें देना है टैक्स, टैक्स जो जाएगा वो इनकम पे जाएगा, वो सभी के लिए एक है, तो 30% का दोनों ने दिया टैक्स। इसका आया 60,000, इसका आया 42,000। अब कोई बात नहीं, इसको ही माइनस कर दीजिए। अब आपके पास आया ईएटी, ठीक है, ईएटी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ईपीएस निकालना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हमने इशू करे थे वो क्या थे, जो मैंने पहले बताए थे, 1 लाख एक्स ने इशू करे थे और 40,000 वाई ने इशू करे थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला ये होता है ईएटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अमाउंट हमें गिवन है, दोनों के अमाउंट गिवन है, मतलब ईएटी का अमाउंट भी गिवन है हमें और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी अमाउंट गिवन है। तो इन दोनों को जब हम आगे पीछे रखेंगे तो इसका ईपीएस जो आएगा 1.40 आएगा, इसका आएगा 2.45, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा, आप करके भी देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आना ही यही है। सो यही बुक का क्वेश्चन था, बुक का ही बेस्ट है बेसिकली एनालाइज के वे में भी और समझने के वे में भी। सो आई होप आपके समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज इसके आगे अगर आप देखोगे तो उसमें ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज कर रखा है, तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, घर पे कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। अगर ना आ पाए तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं दोबारा उसे पढ़ा दूंगा। सो अभी हम आगे हमारे पास अब इस जोन का सबसे लास्ट टॉपिक आता है जो कि काफी ईजी है। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि फैक्टर आखिर ऐसे कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं अगर हम चॉइस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो देखिए कैश फ्लो पोजीशन, सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि कैश फ्लो पोजीशन हमारी कैसी है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, और बेसिकली जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि डेट्स का इंटरेस्ट देना, टैक्स देना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने करी उसका इंटरेस्ट आना, तो ये सब कैश फ्लो पोजीशन के अंदर जाता है। सेकंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, ICR कैसे निकलता है, EBIT अपॉन में इंटरेस्ट। थर्ड आता है हमारे पास डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी DSCR, ये कैसे निकलता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस वो वाले जो कि रिटर्न ऑफ है ऑलरेडी, एंड देन अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, एंड द लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए पहला हमारे पास नाम आता है फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, टू इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि ऐसा पैसा खर्च किया हुआ जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स है हमारा, जैसे कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट होती है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर डिनोट करी जा रही है, दैट आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स मतलब इट रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, सच एज फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है कंपनी को या बिजनेस को, उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, या ओवरऑल जो कुछ भी आप मान लीजिए हमारा, या तो एसेट्स मान लीजिए आप टोटल जो कि यूज हो रहे हैं बेसिकली किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, यहाँ पे आप मान लीजिए जो कि हमारा बेसिकली लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कोई भी जमीन हो गई, तो इस तरीके से। वर्किंग कैपिटल इट रेफर टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी कि वर्किंग कैपिटल एक ऐसा चीज, ऐसा फैक्टर है जो कि CA माइनस CL यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का बीच का डिफरेंस आपको बता रहा है, दैट आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला आपने जानते तो होंगे बट फिर भी बता देता हूं, WC इज इक्वल्स टू CA माइनस CL, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है छोटा सा। करंट एसेट्स इट रेफर टू दैट एसेट व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी कि ये उस एसेट को बोला जाता है जो कि आपने प्रोड्यूस किया, जो आपने बनाया, और साथ में वो 1 साल के अंदर अंदर ही आपके पास कैश में कन्वर्ट होकर आ गया, दैट आर कॉल्ड करंट एसेट्स। बट 12th क्लास के अंदर करंट एसेट्स की थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। पहला तो ये कि उसको देखा जाए कि वो 1 साल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरा ये कि उसको ऑपरेटिंग साइकिल से मिलाया जाए उस कंपनी की कि उसके ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में वो कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। बट फिलहाल आपको इतना लंबा नहीं जाना, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिख देनी है कि जो एसेट हमारा कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर विद इन 1 ईयर, दैट आर कॉल्ड करंट एसेट्स, ठीक। प्रोडक्शन साइकिल इट रेफर टू द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसिप्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कन्वर्जन ऑफ इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि ये उस समय को बता रहा है जिस समय में आपने अपने रॉ मटेरियल को बनाना शुरू करा और वो फिनिश्ड गुड बन के बिक गया। ये उस साइकिल ऑफ पीरियड को प्रोडक्शन साइकिल बोला जा रहा है। या फिर इसमें प्रोडक्शन साइकिल से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आ सकता है जिसके अंदर बेसिकली हमारी कंपनी एक तो उत्थान पे जाती है फिर गिरावट में आती है, उत्थान पे आती है गिरावट में आती है, तो ये बेसिकली इस तरीके से लहरें आती हैं पानी की तरह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली हल कर लोगे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ऑपरेटिंग इफिशियंसी। इसको मैं बता देता हूं आपको ऐसे ही। ऑपरेटिंग इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करे, है ना, ये बेसिकली ओवरऑल हमारी वेरियस बिजनेस एक्टिविटी को रेफर करता है। जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बने, फिनिश गुड्स के बाद वो बिक गए, बिकने के बाद वो साथ में क्विकली आपके पास कन्वर्ट होकर आ गए पैसों में, दैट आर कॉल्ड ऑपरेटिंग इफिशियंसी। यानी कि जो सामान आप बना रहे हो फटाफट से बिक रहा है और कैश में भी कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी क्रेडिटर यहां से डेटर हमारा नहीं बन रहा। तो अल्टीमेटली ये हमारा ऑपरेटिंग इफिशियंसी होती है। तो इसी के साथ जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सो मैंने आपको बता दी, बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट बचा हो तो जल्दी क्लियर कर लिएगा उसको, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।